एफडी पर टीडीएस सेव करना चाहते हैं तो अब फॉर्म 15G या 15H नहीं, बल्कि अब आपको भरना होगा फॉर्म नंबर 121। जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 से जैसे ही हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो गया, वैसे ही फॉर्म्स में भी बदलाव कर दिए गए हैं। तो बहुत सारे फॉर्म्स चेंज हो गए हैं और आने वाले समय में हम काफ़ी सारे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें आपको जानकारी देंगे कि कौन कौन से फॉर्म अब चेंज हो गए हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, कौन से फॉर्म हुआ करते थे और अब आपको उसकी जगह कौन सा फॉर्म भरना होगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं 15G और 15H की, जिसे कि आप बैंक में फाइल किया करते थे, जिससे कि बैंक आपकी एफडी पर टीडीएस डिडक्ट ना करे। तो आज का वीडियो है सीनियर सिटीजन्स के लिए। अगर आपकी एज 60 प्लस है और आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो आप फॉर्म नंबर 121 को कैसे भरेंगे और कैसे इसे अपने बैंक में फाइल करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फुल गाइड आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम अपने वीडियोस को अपलोड करेंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले तो ये फॉर्म 121 आपको अपने बैंक से मिल जाएगा और अगर बैंक आपको ये फॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आप इसे ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आप इसे ऑनलाइन कहाँ से निकालेंगे। तो इसके लिए हम गूगल पर चलते हैं। गूगल पर टाइप करेंगे incometaxindia.gov.in। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये वो वेबसाइट नहीं है जिस पर हम ई फाइलिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारी इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम टैक्स लॉज एंड रूल्स में जाएंगे, यहाँ पर फॉर्म्स डाउनलोड में, और इसमें हमें मिलेगा इनकम टैक्स फॉर्म्स 2026। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें सर्च मिलेगा। सर्च में हम फॉर्म नंबर 121 टाइप करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पर मिलेगा फॉर्म नंबर 121 और यहाँ पर क्लिक करके हम सीधे अपने फॉर्म नंबर 121 पर पहुँच जाएंगे, जो कि हमें इस तरह का दिखाई देगा। अब ये फॉर्म आपका पीडीएफ में है तो आप इसमें टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के और फिर आप इसको फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप इसी फॉर्म के अंदर टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ फॉर्म को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और तब आप इसमें टाइपिंग कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए आप गूगल पर जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे पीडीएफ डॉक्यूमेंट टू वर्ड डॉक्यूमेंट और आपके पास एक साइट आ जाएगी जिसमें आप फाइल को डाउनलोड करके उसे वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर कंप्लीट वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म को एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले है पार्ट ए। ये पार्ट ए आपको फिल करना होगा और इसका दूसरा पार्ट भी है यहाँ पर। फिर है इसमें पार्ट बी। तो ये पार्ट बी आपका बैंक फिल करेगा, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। और इसके बाद इसमें नीचे यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, ये नोट्स में यहाँ पे बताया हुआ है। इसके बाद जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इसकी 2 कॉपी फिल करनी है। एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे जो कि रिसीविंग होगी और एक कॉपी आप बैंक में जमा कर देंगे। फॉर्म 121 जब आप बैंक में जमा करेंगे तो इसके ऊपर आप अपने सेविंग बैंक का अकाउंट नंबर ज़रूर लिख दें। एफडी के अकाउंट नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आपने यहाँ पर पैन नंबर दिया हुआ है उसके बेस पर आपका एफडी का अकाउंट ट्रैक हो जाएगा। वैसे तो सेविंग का अकाउंट भी आपका पैन से ट्रैक हो जाएगा, लेकिन फिर भी सेविंग अकाउंट नंबर आप ज़रूर लिखते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। नाम आपका एज पर पैन होना चाहिए, बिल्कुल भी डिफरेंस ना हो आपके पैन वाले नाम में और यहाँ पर जो आप लिखेंगे उसमें। मिस्टर या मिसेस आपको नहीं लिखना है, जैसे कि आपके पैन में लिखा है सेम वही नाम आपको यहाँ पर कॉपी कर देना है। फिर है एड्रेस।
एड्रेस, फुल एड्रेस यहाँ पर देंगे, आपका स्टेट, सिटी, पिन नंबर, जिप कोड, सब आपको फुल एड्रेस देना है। फिर आता है पैन नंबर, तो यहाँ पर आप पैन नंबर दे देंगे अपना। स्टेटस में आपको लिखना है कि आप इंडिविजुअल हैं, ट्रस्ट हैं, कंपनी है, LLP हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस में आप रेसिडेंट लिखेंगे। NRI के लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। फिर 5 का ए पॉइंट है, इफ रेसिडेंट इंडिविजुअल वेदर एज इज 60 ईयर्स और मोर। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस पर टिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID दे देनी है, कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है जो कि आपका बैंक में लिंक्ड हो। फिर कंट्री कोड देना है, इंडिया का कंट्री कोड 91 है। टैक्स ईयर देना है फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, तो अभी जो हम जमा कर रहे हैं तो टैक्स ईयर हो जाएगा 26-27। 8th नंबर पॉइंट तक सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स थी। इसके बाद 9th नंबर पॉइंट्स पे यहाँ से आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो मेन पार्ट है इस फॉर्म का वो 9th नंबर पॉइंट से ही स्टार्ट होता है और यहाँ पर आपको बहुत केयरफुली अपने डेटा को फिल करना है जिससे कि आपका ये फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है 9th नंबर पॉइंट, नेचर ऑफ इनकम, मतलब किस इनकम के लिए आप इस फॉर्म को जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा FD इंटरेस्ट। रेफर नोट 5 दिया हुआ है। नोट नंबर 5 में क्या दिया है? नोट नंबर 5 में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पेमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से पेमेंट्स के लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल है। तो PF के लिए आप इसको दे सकते हैं, या इंश्योरेंस कमीशन पर TDS नहीं कटवाना है तो दे सकते हैं, रेंट के लिए दे सकते हैं। फिर 5E में हमें मिलता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, तो यही वो पॉइंट है जो FD के लिए एप्लीकेबल होता है। FD पर आपको TDS नहीं कटवाना है तो आप 5E पॉइंट को रेफर करेंगे। आप नेचर ऑफ इनकम में FD इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं और 5E पॉइंट भी लिख सकते हैं। फिर 10th नंबर पॉइंट आता है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। जिस इनकम के लिए आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो इनकम आपको यहाँ पर लिखनी होगी। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपकी FD है बैंक में 10 लाख रुपए की और आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो आपकी इंटरेस्ट इनकम हो गई 80,000 की। अब हम थोड़ा सा इसको समझें तो 80,000 पर TDS डिडक्ट नहीं होता है क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो TDS की लिमिट होती है वो 1 लाख रुपए होती है। मतलब 1 लाख रुपए तक अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो बैंक उस पर कोई भी TDS डिडक्ट नहीं करेगा। तो आप ये जो फॉर्म 121 फाइल करेंगे वो आप तभी फाइल करेंगे जबकि आपकी इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा की है। जब 1 लाख रुपए से ज़्यादा होगी आपकी इंटरेस्ट इनकम तभी बैंक उस पर TDS डिडक्ट करेंगे। तो ये फॉर्म आप तभी फाइल करेंगे जबकि आपकी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर की है। अब हमने जो एग्जाम्पल लिया है 80,000 का, तो हमारी जो इंटरेस्ट इनकम है वो 1 लाख रुपए से नीचे की है। बैंक इस पर कोई भी TDS डिडक्ट नहीं करेगा और इसीलिए हमें ये फॉर्म भी जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी FD है 20 लाख रुपए की और उस पर हमें 8% का इंटरेस्ट मिलता है, तो टोटल हो जाता है हमारा इंटरेस्ट 1,60,000 का। अब 1,60,000 क्योंकि 1 लाख रुपए से ऊपर हो गया तो इस पर बैंक TDS डिडक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 10%, और हम चाहते हैं कि बैंक TDS डिडक्ट ना करे, इसीलिए हम फॉर्म 121 को जमा करेंगे बैंक में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कब आपको फॉर्म 121 जमा करना है और कब आपको फॉर्म 121 को जमा नहीं करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना 20 लाख रुपए वाली इनकम का। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट हो गया 1,60,000 का। यहाँ पर हम लिख देंगे 1,60,000। इसके बाद 11th पॉइंट है डिटेल्स ऑफ फॉर्म 121 अदर दैन दिस फॉर्म फाइल्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। यहाँ पर हमको यस या नो में आंसर देना है। अगर आपने इससे पहले भी किसी बैंक में 121 को फाइल किया है तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे, और अगर आपका ये पहला बैंक है और आपने इससे पहले किसी भी बैंक में 121 को फाइल नहीं किया है तो फिर आप यहाँ पर नो लिखेंगे। अब हम यहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं कि आपने एक और बैंक में फॉर्म 121 को फाइल किया है, तो हम यहाँ पर यस लिख देते हैं। फिर आता है 11A पॉइंट,
टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 121 फाइल्ड अर्लियर। यहाँ पर हम 1 लिख देंगे क्योंकि हमने एक और बैंक में भी फॉर्म को फाइल किया है। नेक्स्ट आता है 11B, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 वर फाइल्ड। यहाँ पर हमें एग्रीगेट अमाउंट देना है इंटरेस्ट इनकम का, जिसके लिए हमने दूसरे बैंक में फॉर्म को जमा किया है। मान लेते हैं कि दूसरे बैंक में भी आपकी एफडी थी 20 लाख रुपए की, जिस पर कि आपको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और उस बैंक में भी आपने फॉर्म को जमा किया है जिससे कि टीडीएस डिडक्ट ना हो। तो यहाँ पर हम फिर से 1,60,000 लिख देंगे, जो कि हमारा वो अमाउंट है जिसके लिए हमने दूसरे बैंक में फॉर्म को जमा किया है। यहाँ पर भी हम 1,60,000 लिख देंगे। फिर है 12th नंबर पॉइंट, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, सम ऑफ कॉलम 10 एंड 11B। अब यहाँ पर ये टोटल इंटरेस्ट इनकम पूछ रहे हैं जिसके लिए आपने फॉर्म 121 को फाइल किया है। मतलब इस बैंक में और दूसरे बैंक में सब मिलाकर उसका अमाउंट लिखना है। तो इस वाले बैंक में हम जमा कर रहे हैं 1,60,000 के लिए, और दूसरे बैंक में भी हमने जमा किया है 1,60,000 रुपीज़ के लिए। तो यहाँ पर टोटल इनकम हो जाएगी 3,20,000 रुपीज़ की। यहाँ पर हम 3,20,000 लिख देंगे। 13th नंबर पॉइंट आता है, एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 12। अब यहाँ पर आपको पूरे साल की अपनी टोटल इनकम लिखनी है। जैसे कि अगर आपको सैलरी मिलती है तो वो, पेंशन मिल रही है तो वो, कोई बिजनेस प्रोफेशन आप कर रहे हैं वहाँ से कोई इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो, अगर सेविंग बैंक से आपका इंटरेस्ट आता है, एफडी से आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम 12, जो टोटल इंटरेस्ट हमने लिखा था एफडी का उसे भी इंक्लूड करना है। तो एफडी का जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो, कोई और आपको रेंटल इनकम आ रही है तो वो, तो जितनी भी आपकी पूरे साल भर में जहाँ जहाँ से भी इनकम आ रही हैं वो सब मिलाकर आपको यहाँ पर एक एस्टिमेशन लिखना है। अब ये जो एस्टिमेशन आपसे पूछा जा रहा है, ये किस लिए पूछा जा रहा है? ये इसलिए पूछा जा रहा है कि ये देखना चाहते हैं कि क्या आपकी पूरे साल की इनकम टैक्स फ्री इनकम के अंदर आ रही है या नहीं। अगर ये इनकम आपकी बहुत ज़्यादा हुई, टैक्स फ्री इनकम हमारी इस साल 12 लाख रुपए की है, तो अगर आपने यहाँ पर जो इनकम कोट करी वो 12 लाख रुपए से ज़्यादा कोट कर दी तो ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत सोच समझकर अपनी एस्टिमेटेड टोटल इनकम को लिखना है, जिससे कि ये फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो। अगर ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, तो फिर आपकी एफडी पर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उस पर बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एस्टिमेटेड टोटल इनकम लिखनी है, जिसमें कि आप एफडी का इंटरेस्ट भी इंक्लूड करेंगे, और ये इनकम आपकी 12 लाख रुपए से नीचे की ही होनी चाहिए। देन 14th नंबर पॉइंट आता है, यहाँ पर लिखा है डिटेल्स ऑफ द आईटीआर फाइल्ड फॉर प्रीवियस 2 टैक्स ईयर्स। पिछले 2 साल की आईटीआर की डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पर कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, टैक्स ईयर 25-26 की फाइलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो 25-26 को हम भूल जाते हैं। यहाँ पर जो टैक्स ईयर जाएगा वो होगा 24-25 और 23-24। इन दोनों टैक्स ईयर का हम यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर दे देंगे। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें अपने आईटीआर वी की कॉपी से मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें देनी है रिटर्न इनकम। रिटर्न इनकम में हम देंगे टोटल नेट इनकम। इसके बाद डिक्लेरेशन है जिसमें आपको अपना नेम देना है, पैन नंबर देना है, प्लेस है, डेट है, और यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। फिर पार्ट बी है जो कि आपका बैंक फिल करेगा, और इस फॉर्म का प्रिंट निकाल के आप बैंक में डुप्लीकेट में जमा कर देंगे। एक कॉपी आप हमेशा अपने पास संभाल कर रखेंगे, जिससे कि इन केस बैंक आपका टीडीएस काट लेता है तो आप बैंक में कंप्लेंट कर सकते हैं कि आपका टीडीएस क्यों काटा गया है, आपने फॉर्म नंबर 121 को प्रॉपरली सबमिट किया था। आई होप ये फॉर्म 121 का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा, और हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, खुश रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।